नॉर्मल जो इंसान होते हैं जिनको अमीर बनना होता है, वो ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो बन नहीं पाते हैं? दुनिया की जो आर्थिक विकास दर है वो मात्र 2.5% है। आप दूसरों से ईर्ष्या बहुत करते हैं, क्योंकि अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो आप क्या करेंगे, उस ईर्ष्या में कुछ ऐसा खर्च कर देंगे जो कि आपकी सेविंग्स को वॉश आउट कर देगा। सर, कई ऐसे लोग से मैं मिली हूँ पर्सनली, वो कहते हैं यार आज की सोचो ना, कल की कौन सोचता है। कि भारतीय घरों में करीब करीब मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट थी या जेपी मॉर्गन की थी कि 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है, अलग अलग जगह रखा हुआ है, लॉकर्स में, मंदिर के पीछे, गद्दे के नीचे। सर, डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड किस में सबसे ज्यादा सुरक्षित होने वाला है ये निवेश? फिजिकल गोल्ड में आप गोल्ड बार्स और कॉइन्स पे यकीन रखिए, जो ब्रांडेड हैं, जिन पे हॉलमार्क है, उन पे यकीन रखिए। इधर उधर से कहीं से भी सोना नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत सारे धांधलेबाजी भी इसमें होती है। यार ईमानदारी की रोटी से कुछ नहीं होने वाला, ईमानदारी से तो पैसे उतने हम कमा ही नहीं सकते हैं। तो स्मगलिंग में पड़ जाते हैं, चोरी में पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसा काम कर बेटिंग करने लगते हैं। मतलब जो कानूनी तौर पर अपराध है। ये जो आजकल की जेनजी है, मिलेनियल है, ये रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। भारत में कमाई कम या इन्वेस्टमेंट के मौके कम है सर? भारत जैसी अर्थव्यवस्था में अगर कमाई के मौके नहीं है तो मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं है। 65-70 करोड़ की आबादी मिडिल क्लास की जिस देश में हो, वहां अगर हम कहें कि कमाई के मौके कम है तो ये तो उचित नहीं रहेगा। अमेरिका से आबादी, डबल आबादी की तो हमारी मिडिल क्लास है। आज की डेट में 20 साल और 30 साल की उम्र में सबसे स्मार्ट निवेश क्या है? म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर बिजनेस? 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। प्रमोटर कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका भविष्य कैसा है, उन्होंने प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं, वो कहीं समाज में बदनाम तो नहीं है, कहीं उन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कि मंथली खर्चे कितने हैं। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरत 50,000 है, कि आपकी ज़रूरत 1 लाख है, कि आपकी ज़रूरत 1.5 लाख। पहले तो आप ये कर लीजिए कि आपको कितना चाहिए, और इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करिए, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है। भारत एक शाइनिंग स्टार है। ये जो आने वाला दशक है 2025 से लेकर 2035 तक, ये भारत का है। अगर अमेरिका इस प्रकार की नीतियां चलाता रहा तो $38 ट्रिलियन का अश्मिता अमेरिका के ऊपर इस समय कर्ज है। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और $38 ट्रिलियन का उनके ऊपर कर्ज। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस आप अगर गूगल करके देखेंगे, वहां पर दिवालिया निकलने की कगार पर हैं। पहले करोड़पति आपको ढूंढने से मिलते थे, अब तो आपको आप किसी भी टियर 1 टियर 2 सिटी में, क्या गांव में भी चले जाएं, आपको करोड़पति तो आम दिखाई दे जाते हैं। आपको कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि जिसकी कोई परिभाषा करी जा सके। जिस व्यक्ति को जहां पर जाके तसल्ली मिल जाए वो अमीरी है, और जिस व्यक्ति को बहुत कुछ कमा के भी तसल्ली ना मिले तो मुझे लगता है वो गरीब का गरीब रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं द अश्मिता पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही खास है, इसलिए भी खास है क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार देते हैं। सोशल मीडिया पर वो हमेशा ही आपके लिए प्यारे रहे हैं, चहीते रहे हैं। उनकी रील्स तो ऐ भी कह सकते हैं कि चुटकियों में वायरल होती है। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं उनको। अब आप सोच रहे होंगे हम किन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शरद कोहली जी की, जो कि आपके दिल की जान है, और मुझे लगता है ये पूरे शो की जान बनने वाले हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे जिसे अगर आपने अपनाया तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो सकती है। कई बार तो मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर मैं 10 रुपये कमाती हूँ तो कुछ क्या उपाय कर लूँ कि 10 रुपये में कुछ बचा सकूँ आगे के लिए। तो इन सारे उपायों को लेकर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है शरद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अश्मिता, आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। और जो प्यार मुझे सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न पर, रेडियो पर, लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स में जाता हूँ, उसका तो मैं कभी भी ऋण नहीं उतार सकता। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि अगर मैं किसी की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ला पाऊँ और किसी के खून पसीने की कमाई को मैं अच्छे से वो उसको लगा सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें, उसमें से कमाई कर सकें, मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ही रहती है। अभी मैं आपको टीवी पर देखती हूँ, जब भी मैं आपको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर देखती हूँ, मेरे अंदर एक ही चाहत थी कि मैं आपसे मिलूँ और सबको ये बताऊँ कि आपकी जो टिप्स है वो कितनी फ़ायदेमंद है, और ये अच्छा मौका है। सबसे पहला सवाल, करोड़पति बनने का क्या फॉर्मूला है? देखिए, करोड़पति बनने का पहले तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। ये जो आजकल की जेनजी है, मिलेनियल है, ये रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला। 2 तरीके ज़रूर हैं। पहला तरीका आपकी लॉटरी निकल आए कि आपने टिकट खरीदी और
या कौन बनेगा करोड़पति और समथिंग लाइक दैट, बट या फिर आपको वसीयत में मिल जाए, यानी कि विल कोई आपके नाम, आपके बुजुर्ग अपनी बड़ी प्रॉपर्टी कर गए और आप रातों रात अमीर बन गए, उनको मैं एक तरफ कर देता हूँ, क्योंकि वो उनकी जो परसेंटेज है शायद 0.00001% होगा अश्मिता, इजंट इट? अपनी कमाई से जब आप करोड़पति बनते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि शॉर्टकट नहीं है। दूसरा ये है कि कंसिस्टेंसी, अगर आप लगे रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा पैसे पे ना ध्यान दे के आप अपने काम पर, और जहाँ तक बात, क्योंकि मैं फाइनेंस और अर्थशास्त्र की जगत से आता हूँ, तो उसमें कहावत होती है दैट इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, देन यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। आपको अपने पैसे के लिए पहले काम करना पड़ेगा। ऐसा पैसा भी बदले में काम चाहता है, वो आपके लिए काम करके देगा, पर पहले आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा अश्मिता, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। अमीर बनने के लिए और वेल्दी बनने के लिए कुछ नहीं में से कुछ तो निकल आता है, पर हकीकत यह है कि पैसा ही पैसे को बनाता है। और जितने भी दुनिया के अमीर व्यक्ति हैं, मैं दुनिया के सबसे अमीरों की बात कर रहा हूँ, जेफ बीजोस हैं, एलॉन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, मार्क ज़करबर्ग हैं, भारत में आ जाएं अंबानी साहब हैं, अडानी साहब हैं, इन दोनों के नाम तो और वजह से भी लिए जाते हैं एक साथ, उसमें हम नहीं जाते। इनका पैसा ही पैसा बना के देता है, या दिया है मैं कहूँ अगर हिस्ट्री में जाऊँ। और वेल्थ का तो नियम ही यही है, आप कहीं पैसा कमाते फिर निवेश करते हैं, निवेश करके उस पैसे पे रिटर्न आता है, या वो पैसा मल्टीप्लाई होके दुगना तिगुना हो जाता है, जो भी होता है। तो मुझे लगता है सबसे पहली बात तो मैं यही करना चाहूँगा कि पहली बात तो कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। आपको माया ही माया को खींचती है, अच्छा लगे या ना लगे। पर लोग इसमें कमेंट करके कहते हैं भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम तो इसका मतलब कभी बन ही नहीं सकते। पर कहीं तो शुरुआत होती है ना। आप अगर इन अमीरों की भी कहानियां पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं से इन्होंने शुरुआत करी थी, और वो शुरुआत होते होते इतने बड़े बन गए कि आज वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में उनकी गिनती होने लगी। तो शुरुआत में तो मैं यही कहना चाहूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि माने किसी की सैलरी जो है 10,000 रुपये है मतलब पर मंथ चल रही है, और वो सेविंग करना चाहते हो, तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो? देखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अश्मिता दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले आप सेव करते हैं, और पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ करना चाहते हो तो बात की बात है। पहले ये बताइए कि वो कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं सेविंग करने में, और ये तो मुझे लगता है यूनिवर्सली अप्लाई होता है। सेविंग को लोग वो समझते हैं जो सब खर्च करने के बाद बच गया, ऐसा ही मानते हैं। मान लीजिए आपने कहा 10,000 सैलरी है, तो उसने 9,000 खर्च कर दिया, 1,000 रुपये बच गया। किसी महीने 9.5 खर्च कर दिया, 500 रुपये बच गया। किसी महीने 8 ही खर्च हुए, 2,000 रुपये बच गए। ये सेविंग नहीं है। हैरानी होगी आपको सुन के। सेविंग मेरी परिभाषा में वो है जो आप सैलरी आते ही पहले सेविंग को खर्च मान लें। और अगर मैं इसको आपके दिए वो उदाहरण से करूं, तो मेरी परिभाषा में सेविंग कम से कम 20% होनी चाहिए। यानी कि आपके उदाहरण में 10,000 सैलरी वाले को 2,000 रुपये सैलरी आते ही किसी एक दूसरे बैंक अकाउंट में रख देनी चाहिए, और मानना चाहिए कि मेरी सैलरी केवल 8,000 है। और देखिए, अब कोई कहेगा बड़े मजे से कह दिया यार ये तो पहले ही सैलरी कम है, और ये भाई कह रहा है कि उसमें से भी 20% निकाल के एक तरफ रख दो, हमारा तो भैया 10 में भी गुजारा नहीं होता। और शरद कोहली कह रहा है कि 8,000 में गुजारा कर लो। जी हाँ, अगर अमीर बनना है तो करना पड़ेगा। हम इंग्लिश में एक वर्ड होता है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है थोड़ा सा कंजूस। तो मैं समझता हूँ अच्छा वर्ड नहीं है, पर किफ़ायती बन चाहिए। मतलब आप तो उस 20% को एक तरफ जब आप रखते जाएंगे निरंतर, तो आप देखेंगे आपकी धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड होगी। और वो उस सेविंग को जब वो कुछ हो जाए फिर उसको आप निवेश करें। अब निवेश क्या होता है उस पर अलग से आएंगे, पर पहले तो सेविंग करने का तरीका यह है, यानी सेविंग को खर्च मान के तब बात बनेगी। सेविंग बचा हुआ पैसा नहीं है, सेविंग पहले जानबूझकर निकाला हुआ पैसा है, और उस पैसे के लिए कुर्बानी दी हुई है। कुर्बानी ये दी हुई है कि 10 में से मैंने सैलरी को 8 मान लिया। 50,000 सैलरी है साहब, 10,000 निकाल दीजिए एक तरफ,
दुआ देंगे मुझे कल को। आज आप मुझे गाली दे सकते हैं कि मेरी सैलरी 50 की 40 कर दी इस व्यक्ति ने, पर जब ये बढ़ के आपको करोड़पति बना देगी या जब आप अमीर बन जाएंगे वाकई में, तब आप मेरी बात को याद करेंगे कि किसी ने मुझे तब कहा था कि सेविंग कैसे करनी चाहिए, तो आज मैं इस मकाम तक पहुंच पाया हूं या पाई हूं। तो पहले तो सेविंग करने का तरीका अश्मिता मैंने आपको बताया जी। इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टमेंट, अब जब सेविंग आपकी बन गई, यानी कि आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, और ऐसे अकाउंट में रखिए अश्मिता जिसकी चेकबुक भी खो दीजिए, एटीएम कार्ड भी खो दीजिए, और ऑनलाइन पासवर्ड भी भूल जाइए, सब कुछ भूल। क्यों मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे अजीब आदमी है, लोग कहते हैं संभाल के रखो, कहता भूल जाइए, खो जाइए, जिससे कि आप उस पैसे को निकाल ना पाए। बैंक पे जाके तो आप कभी भी निकाल सकते हैं ना, या अपने आरएम को फोन करके, उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, जाके फोन करिए कि भाई मेरे से चेकबुक खो गई, एटीएम खो गया, अब मैं पैसा कैसे निकालूं। और मैं चाहता हूं कि आप ना निकालें, उस पैसे को जुड़ने दीजिए। जब वो कुछ जुड़ जाए तो फिर आप उस अकाउंट से उसको निवेश शुरू करिए, थोड़ा सा निवेश शुरू करिए। अब निवेश कहाँ कहाँ करिए, आपका अगला सवाल ये था कि उसको कैसे निवेश किया जाए। तो मैं कम से कम 5 चीजें आपको बता रहा हूं, जहां पर 5 एसेट क्लासेस जहां पर आप निवेश करिए। कुछ पैसा तो सेविंग्स में ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको कल को इमरजेंसी होती है, कोई मुसीबत आ जाती है, आपको पैसा चाहिए, तो कुछ पैसा रहने, थोड़ा पैसा। कुछ उसमें से एफडी कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट। उसको मैं एक आलसी इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। बैंक के फिक्स डिपॉजिट जो लोग करते हैं, करना भी चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए होती है, इमरजेंसी में, मजबूरी में जरूरत पड़ सकता है। सेविंग में पैसा मत रखिए, एफडी में रख दीजिए। कम से कम आपको 6-7%, 8%, जो भी एफडी के रेट्स हैं, हालांकि घट रहे हैं अब, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। टैक्स वैक्स कट के कम रह जाता है, पर कुछ पैसा वहां रखना पड़ेगा 20% के आसपास। यानी कि अगर आपकी सेविंग 1 लाख हो गई है, तो उसमें से 20,000 रुपए आप एफडी में डाल दीजिए। अब आए अगले 20,000। अगले 20,000 आप म्यूचुअल फंड्स उसमें रखिए, और म्यूचुअल फंड्स में भी रखिए आप SIP के जरिए, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप जिसको कहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें डालते जाइए। ये हो गया अगला 20%। तीसरा 20% आजकल जिसका बोलबाला है, गोल्ड और सिल्वर, इसके ETFs में या इसके बार्स और कॉइन्स में आप लेके रखिए। और ये सब के सब अश्मिता लंबे पीरियड के लिए होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 6 महीने के लिए रखा, 8 महीने के लिए रखा, लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। लॉन्ग टर्म, जब मैं लॉन्ग टर्म कह रहा हूं तो मैं 5 से 10 साल का नजरिया लेके चल रहा हूं। मैंने कहा ना, रातों रात नहीं बनेंगे अमीर आप, रातों रात बिल्कुल कोई तरीका ही नहीं है। और 3 हिस्से हो गए। चौथा हिस्सा आप आइए, आप कुछ शेयर मार्केट में किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके, और मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आपके चैनल पर कि हम और आप जो भी बातें कर रहे हैं वो कोई निवेश की सलाह नहीं है, वो एक जनरल प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको अगर निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से, जो भी जिस पे भी आपको विश्वास है, आप उस पर एडवाइस लेके आप निवेश करिए। हम एक इन्वेस्टमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट में किसी एक्सपर्ट से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे शेयर मार्केट का बहुत साल का तजुर्बा है और जो बहुत कॉन्फिडेंट है, आपका पैसा डुबोएगा नहीं, उससे आप सलाह लेके करिए। अब बचे बाकी के 20%। अब ये जो 20% है, मैं सलाह दूंगा कि आप उसको रियल एस्टेट में करिए। अब आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि साहब मेरे पास तो 1 लाख रुपए था, भला बताइए कि 20,000 रुपए में कौन सी रियल एस्टेट आ रही है? बिल्कुल। क्या मैं अपार्टमेंट खरीद सकती हूँ? क्या मैं, इसमें तो टॉयलेट भी नहीं आएगा, इसमें तो एक बाथरूम, एक स्टोर रूम भी नहीं आएगा, बिल्कुल। दुकान, ऑफिस तो दूर की बात है। इसके जवाब में मेरा रिप्लाई ये रहेगा कि आ सकता है। कैसे आ सकता है? आज मैं आपको ये राज खोल देता हूँ। 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं रियल एस्टेट में। इस प्रोडक्ट के नाम है रीट और इनविट। रीट है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक एक म्यूचुअल फंड की तरह। आपको विश्वास नहीं होगा, एक ट्रस्ट बनाते हैं ये लोग, और एक SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई जाती है। ये कंपनी क्या करती है अश्मिता, जैसे मान लीजिए कहीं ऑफिसेस बन रहे हैं, ये उस ऑफिस में स्पेस खरीद लेगी, उसको किराए पे चढ़ा देगी, और कहाँ से पैसा आएगा? सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो पैसा डाला होगा, उस पैसे को इकट्ठे करके ये उसको ऑफिस को खरीद के किराए पे चढ़ा देंगे। और जो किराया आएगा ना, उस किराए को उन सब लोगों में बांट देते हैं जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके उस ऑफिस को खरीदने में कंट्रीब्यूट किया था। और मान लीजिए ऑफिस इन्होंने लिया 10 करोड़ का, और वो ऑफिस की वैल्यू कल को हो गई 15 करोड़, ये उसको बेच भी देते हैं, और उस 5 करोड़ को भी ये डिविडेंड के तौर पर
उन सब लोगों में बांट देते हैं जिनके पैसे से मिल के ये रियल एस्टेट आई थी। तो ये एक नई चीज़ आई है और मुझे लगता है ये कल के लिए बहुत अच्छी, यानी कि टुमारोज इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि नया है। तो इस प्रकार से जब आप फैला के इन्वेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे, मेरे से एक सवाल और पूछ सकते हैं कि अगर गोल्ड और सिल्वर इतना भाग रहा है तो आप सारा का सारा गोल्ड सिल्वर में क्यों नहीं सलाह दे रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि एफडी में रखो, शेयर मार्केट में रखो, म्यूचुअल फंड में रखो, रियल एस्टेट में रखो? आप ऐसी सलाह क्यों, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। कभी भी एक ही जगह सारा पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। अब मैं गोल्ड सिल्वर की बात करूं तो किसी ने कहा साहब गोल्ड सिल्वर तो सब लोग कह रहे हैं बहुत बुलिश है, कोई कह रहा है 3 लाख जाएगा, कोई कह रहा है 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगा, कोई कह रहा है 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगा। तो क्यों आप नहीं कह रहे? पर अगर मैं इसमें काल्पनिक बात जोड़ूं, और क्या पता कल को कल्पना सच हो जाए, कि गोल्ड सप्लाई पर डिपेंड करता है। आज हमारे कुल 50,000 से 1 लाख टन अश्मिता गोल्ड बचा हुआ है, जो कि अभी निकलना बाकी है। और ऐसा माना जाता है कि पानी के नीचे बहुत सारा गोल्ड है, समुद्र के नीचे, परंतु उसको निकाल पाना इतना कठिन है और इतना महंगा है कि वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। मतलब वहां पर उसको निकालने की अभी तक कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। इलॉन मस्क साहब ने तो ये कहा कि अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो सोने के बने हुए हैं, और वो स्पेस माइनिंग की बात करते हैं कि हम उन किसी प्लैनेट्स को तोड़ के कुछ हिस्सा ले आए सोने का और धरती पर ले आए, इस तरीके की बात करते हैं। काल्पनिक बात लगती है, पर मान लीजिए सच हो गई तो गोल्ड की तो बहुत सारी सप्लाई आ जाएगी। तो कल को मान लीजिए गोल्ड गिर भी सकता है, या समुद्र के नीचे निकालने की कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो गोल्ड गिर सकता है, सप्लाई बढ़ेगी तो कीमत कम आएगी। तो इसलिए अपने रिस्क को स्प्रेड करके रखना चाहिए। काल्पनिक बातों के आधार पर मैं सलाह और बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक रिस्क को फैला रहा हूं। खाली आपने म्यूचुअल फंड में किया तो शेयर मार्केट पे निर्भर है, खाली शेयर्स में किया तो शेयर मार्केट पे निर्भर है, खाली एफडी में किया तो एफडी के तो रिटर्न ही बहुत अच्छे नहीं होते, मुश्किल से काट पीट के 4-5% रिटर्न मिल जाते हैं, टैक्स वैक्स काट दें। खाली रियल एस्टेट में किया तो कल को रियल एस्टेट का बढ़ना बंद भी हो सकता है, रियल एस्टेट की प्राइसेस में करेक्शन भी। तो आप जब स्प्रेड करके रखते हैं तो क्या होता है, आप अपने रिस्क को फैला देते हैं। भले ही आप 20-25% रिटर्न की बजाय 10-12% रिटर्न ले रहे हैं, पर कम से कम रिस्क ही कम हो जाता है, रिस्क स्प्रेड हो जाता है, और आपको कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहता है। तो इसलिए ये निवेश के संसाधन हैं, निवेश के तरीके हैं। कुछ और हैं अश्मिता, क्रिप्टो एसेट्स हैं, ये मैं उसमें नहीं जाता, बहुत ज़्यादा जो रिस्की है मैं उसकी नाम लेता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स भारत में मान्य नहीं है अभी अवैध नहीं है तो वैध भी नहीं है, अगर इलीगल नहीं है तो लीगल भी नहीं है। तो तो कल को बहुत सारे लोगों की शिकायत आई होगी, आपने सुना होगा उनके वॉलेट में से क्रिप्टो बिटकॉइन चोरी हो गया, एथेरियम चोरी हो गया, फोन खो गया, उनके पासवर्ड खो गए। तो एक डिजिटल फॉर्म में है, तो आप अगर ऐसा कोई नुकसान होता है तो आप कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे एसेट्स का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के अश्मिता और भी तरीके होते हैं, पर उनके लिए फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी मैं उसको बचा के रखता हूँ, वो सलाह अभी नहीं देता, क्योंकि मैं मानता हूँ आपके जो फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक जनरल इन्वेस्टमेंट का जो हेमिस्फेयर है उसको जानना चाहते हैं। और जैसे जैसे बातचीत आगे चलेगी, या शायद आपसे कभी दोबारा मिलना हुआ, तो हम फिर थोड़ा और गहराई में जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट के ऐसे कौन से साधन हैं जो कि आम लोग जिसके बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। पर अभी मैं, क्योंकि आपके साथ पहली दफ़े मेरे को पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मैं पहले बेसिक्स जो मैं जानता हूँ, जो मैंने अपने 35-36 साल के करियर में जाना है, सीखा है, मैं पहले वो आपके फॉलोअर्स को बताऊँ। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया अभी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट को लेकर, सेविंग को लेकर, तो कुछ एक और क्वेश्चन है, भारत का युवा जो करोड़पति बनने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठा सकता है? जो कि देखिए होता क्या है कि 9 to 5 लोग जॉब करते हैं, तो वो क्या उसको अमीर बना सकता है 9 to 5 वाला जॉब? क्यों नहीं बना सकता? बिल्कुल। आप शुरू में जो मैंने बात करी कि अगर आप पैसा बचाते हैं और बहुत कंसिस्टेंटली बचाते हैं, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है कि अपने दुख से आदमी उतना दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है, आपने ये देखा होगा। और जो खासकर जो युवा पीढ़ी, क्योंकि आपने युवा पीढ़ी की बात करी,
तो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और बहुत जल्दी से वो चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, वो 40-45 साल में तो हम रिटायर भी हो जाए। आपने सुना होगा, हाँ, बिल्कुल उसको फायर कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली, FIRE। तो ऐसा हो भी सकता है, पर ज़्यादा चांस है कि ऐसा नहीं होगा। तो आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। आप जब लगातार सेविंग करते जाएंगे और हर जो मैंने तरीका बताया 20% आप निकालते जाइए और उसको अच्छे एसेट क्लास में आप लगाते जाइए, तो आपके, अब ये तो डिपेंड करता है अश्मिता कि आप किस तरीके, कितने जुडिशियसली और कितनी समझदारी से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकता, ऐसा संभव है करोड़पति बनना। अब अश्मिता करोड़ उतना बड़ा अमाउंट नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था। पहले करोड़पति आपको ढूंढने से मिलते थे, अब तो आपको आप किसी भी Tier 1 Tier 2 सिटी में, क्या गांव में भी चले जाएं, आपको करोड़पति तो मिल जाते आम हैं, दिखाई दे जाते हैं। आम आपको कोई करोड़, मुझे लगता है पहले जो लाख होता था अब वो करोड़ बन करोड़ चुका है। तो इसलिए करोड़पति बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ज्यादा मुश्किल क्या है कि आप ऐसे लेवल पर कब आ जाएं कि आप इतना कमा रहे हो कि आपको टेंशन नहीं है, मेरा काम अगर कम भी हो जाता है, मेरी नौकरी चली भी जाती है या मैं बिजनेस कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वो बंद भी करना पड़ता है, तो फिर भी मैं कंफर्टेबली रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो मुझे लगता है इस बात पे ज्यादा ध्यान है। और अश्मिता, आप थोड़ी फिलोसॉफिकल बात कर देता हूँ आपको, हालांकि आपका शो फिलोसॉफिकल नहीं है। मैंने तो अश्मिता एक 10,000 रुपये जिसके बैंक में थे पैसे, उसको भी अपने आप को बहुत कंटेंट देखा, बहुत सेटिस्फाइड देखा, बहुत खुश था वो, बहुत, तो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मेरी 1-2 महीने की ज़रूरत पूरी हो रही है। और एक जिसके बैंक में 25 लाख रुपए थे, उसको भी बहुत बेचैन देखा, बहुत रेस्टलेस देखा, अपने आप को गरीब कहते देखा। अरे हमारे पास क्या है, 25 लाख में आता क्या है, एक स्टोर भी नहीं खरीद सकते, इसमें तो आजकल तो लोग महंगी गाड़ी 50-50 लाख की तो गाड़ी है, हम तो भैया इसमें कहाँ, वो गाड़ी भी नहीं। तो ये मुझे लगता है ये एक रिलेटिव टर्म है, अमीरी और गरीबी कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि जिसकी कोई परिभाषा करी जा सके। जिस व्यक्ति को जहां पर जाके तसल्ली मिल जाए वो अमीरी है, और जिस व्यक्ति को बहुत कुछ कमा के भी तसल्ली ना मिले तो मुझे लगता है वो गरीब का गरीब रहता है। क्षमा कीजिएगा, मैं हालांकि वित्तीय जगत से आता हूँ, फिलॉसफी पर नहीं बोलता, पर थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात मैंने करी। पर ये ज़रूरी बात है ये जानना, क्योंकि कहाँ जाके अमीरी रुकती है इसकी कोई परिभाषा नहीं। नॉर्मल जो इंसान होते हैं जिनको अमीर बनना होता है सर, तो वो ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो बन नहीं पाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि कौन सी पहली गलती वो करते हैं कि वो उधार बहुत लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उधार लेते हैं और बहुत सारी EMIs चल रही हैं, मैंने अभी पीछे एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उदाहरण दिया था, उसके लिए मुझे ट्रोल भी किया गया, परंतु बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया। किसी व्यक्ति की 5 लाख रुपए सैलरी थी और CEO थे किसी कंपनी के, मध्यम वर्ग की कंपनी थी, उसके CEO थे। तो उन्होंने अपने मकान के लिए लोन लिया हुआ था, 1 लाख रुपए उसकी किस्त जाती थी। अब क्योंकि CEO थे, गाड़ी वाड़ी भी बढ़िया रखनी थी, उन्होंने मर्सिडीज रखी हुई थी और उसकी भी 60-70 हज़ार रुपये महीना किस्त जाती थी। बच्चे भी, क्योंकि अब CEO साहब थे तो बच्चे भी किसी एयर कंडीशन स्कूल में जाने चाहिए, 60-70 हज़ार बच्चों की फीस जाती थी और बाकी भी खर्चे अच्छे खासे थे। किचन के लिए उनको मुश्किल से 5 लाख रुपए में से 60-70 हज़ार लाख रुपए बचते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसी महीने में किचन चलाना भी मुश्किल हो जाता है। ये 5 लाख रुपए सैलरी वाले का हाल था। तो मुझे लगता है कि आपको गलती, अगर आप उधार बहुत ले लेंगे, अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लेंगे कि आप बचा ही नहीं पा रहे हैं। पहली गलती तो ये है। पहला, उधार ज़्यादा लिया, या आपने अपने खर्चे, बोलते थे ना पहले, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो आप ये गलती करेंगे तब भी आप अमीर बनने के अपने लक्ष्य से थोड़ा सा, या तो आप लक्ष्य को लंबा कर रहे हैं या आप उससे दूर होते जा रहे हैं। तीसरी गलती कि आप दूसरों से ईर्ष्या बहुत करते हैं। अब ये भी थोड़ी फिलोसॉफिकल बात है, क्योंकि अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो आप क्या करेंगे, उस ईर्ष्या में कुछ ऐसा खर्च कर देंगे जो कि आपकी सेविंग्स को वॉश आउट कर देगा। उसने वहां मकान ले लिया, अब तो मुझे भी लेना। अरे उसने गाड़ी ले ली, वो तो 40 लाख रुपए की गाड़ी है, मेरी गाड़ी तो 10 लाख रुपए की, अब की बार तो मैं गाड़ी कम से कम 25-30 लाख की तो जरूर लूंगा ही लूंगा। तो ये जो ईर्ष्या है, ये आपको आपकी सेविंग्स को वॉश आउट कर देगी। बहुत सटल बात मैं कह रहा हूँ, बहुत सूक्ष्म बात कह रहा हूँ, पर ये कड़वी सच्चाई है। आप अगर जब गहन सोचेंगे तो आप देखेंगे। तो मुझे लग रहा है, और ऐसे लोगों से अश्मिता आपको हैरानी होगी सुन के, ऐसे लोगों से दोस्ती करिए, ईर्ष्या मत करिए जो अमीर हैं।
क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे, ज्यादातर लोग अमीरों से दोस्ती करने से कटते हैं। अरे भैया हम कहाँ यार, तुम कहाँ। उनको उनके साथ उठने बैठने में थोड़ी सी निम्न भाव महसूस होता है कि हम तो इनसे इंफीरियर हैं। परंतु अगर आपको उनसे दोस्ती करने का मौका मिल रहा है और आप सच्चे मन से दोस्ती करते हैं, तो वो अश्मिता कभी ना कभी आपके साथ ऐसा राज बांट लेंगे जो उनके अमीर बनने का था, और वो आपके काम आ जाएगा। बहुत, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो बहुत प्रैक्टिकल है, मैंने होते देखा है, पर ऐसा होता नहीं है। लोग ऐसे लोगों से कट जाते हैं। अरे भैया तुम तो अब अमीर हो गए, अब कहाँ हमसे दोस्ती करोगे। अरे भैया वो तो बड़े आदमी हो गए, देखा होगा आपने, बड़ा कॉमन। अरे तुम तो बड़े आदमी हो गए। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, आपको उनके दोस्त बना रहना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए, चाहे मतलब से बना लीजिए कि शायद आपके साथ कभी वो ऐसा राज शेयर कर जाएं जो उनके अमीर बनने में हुआ था, तो वो आपको काम आ जाएगा। तो एक ये भी लोग गलती करते हैं कि अमीरों से दूर भागते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, खर्च ज्यादा करते हैं, लोन ज्यादा ले लेते हैं, और एक और गलती करते हैं कि वो बहुत शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं। अपने जिंदगी का नजरिया बहुत छोटा, आज खा तो कल खुदा, बस आज का गुजारा चल जाए, कल की कल देखी जाएगी। ऐसे व्यक्ति को अमीर बनने में अश्मिता दिक्कत आती है। जो व्यक्ति लंबे टाइम तक नहीं सोच पाता, उसको अमीर बन सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बन नहीं सकता है, पर उसको दिक्कत जरूर आएगी, उसको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। सर, कई ऐसे लोग से मैं मुझे हूँ पर्सनली, वो कहते हैं यार आज की सोचो ना, कल की कौन सोचता है। ये जो चीज है ना, मुझे समझ में ही नहीं आता। तो फिर मैं आपको यहाँ टोक रहा हूँ, आपने जो बात कही, क्योंकि आपने बहुत काम की बात कही। तो फिर दो अलग अलग चीजें हैं। आपने कहा कि वो अमीर बनना चाहते हैं और साथ में ये भी सोचते हैं आज सुनो ना, कल की कल देखी जाएगी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर आपको, मैंने कहा ना, ये आपको अमीर बनने से दूर ले जाएगी ये बात। क्योंकि इसलिए ले जाएगी क्योंकि आप तो कल का सोच ही नहीं रहे हैं, और अमीर तो आप कल ही बनेंगे ना, आज तो नहीं बनेंगे ना। कुछ भी करेंगे तो कल ही बनेंगे। मैंने कहा कि पैसे तो आप तो कल की सोच ही नहीं रहे हैं, तो फिर अमीर कैसे बनेंगे। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो अमीरी से थोड़ा सा दूर चला जाता है। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए, एक प्रैग्मेटिक व्यू रखना चाहिए। अपनी सड़क आपको आगे दिखाई देनी चाहिए, वरना आप कैसे ड्राइव करेंगे। आप तो आगे देख ही नहीं रहे हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई ड्राइव कर रहा है और बिना आगे देखे चल रहा है कि बस गाड़ी 1 मीटर चला लो, फिर तो आप तो आगे सड़क देखिए ना, अभी कितनी लंबी है, मोड़ है कि नहीं, गड्ढा है कि नहीं। जब आप ये देखेंगे तभी तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये एक और गलती है जो लोग करते हैं, आपने खुद वो बता दी। जी सर, ये तो सत्य है जी। क्या जल्दी अमीर बनने की कोशिश लोगों को गलत रास्ते पे ले जाती है? ये सही तरीका क्या है? बिल्कुल ले जाती है। शॉर्टकट टू वेल्थ तो गलत रास्ते से भी जाती है, वो सड़क गलत रास्ते से भी जाती है, वो ठीक रास्ते से भी जाती है। पर गलत रास्ते वाली सड़क तो फिर अश्मिता वो आपको इलीगल टेरिटरी में ले जाती है, आपको गलत काम करने के लिए। कुछ स्मगलिंग में पड़ जाते हैं, चोरी में पड़ जाते हैं, या कुछ ऐसा काम बेटिंग करने लगते हैं। मतलब जो कानूनी तौर पर अपराध है। बिल्कुल ये तो मुझे लगता है हमारे बड़े बूढ़े बताते थे, भाई पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, आप कोई गलत काम मत करो। मुझे लगता है ये सीख तो घर में भी, जो हमारे इंडियन घर हैं उनमें ये सीख दी जाती है कि आप मॉरल्स पे चलिए और आप ईमानदारी की जिंदगी जिए। ईमानदारी की सूखी रोटी, अच्छे ऐसे डायलॉग, ईमानदारी की सूखी रोटी वो अच्छी है, और बेईमानी के पनीर से, या बेईमानी का ये मुझे लगता है ये तो बेसिक मॉरल वैल्यूज हैं कि गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। लोग ये भी तो कहते हैं यार ईमानदारी की रोटी से कुछ नहीं होने वाला, ईमानदारी से तो पैसे उतने हम कमा ही नहीं सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ अश्मिता, उनको ये पॉडकास्ट मुझे नहीं पता देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ आपकी पॉडकास्ट और आपकी बातचीत उन लोगों के लिए है जो वाकई में कुछ सीख लेना चाहते हैं। क्योंकि ना तो हम पॉडकास्ट में ऐसा कुछ बताने वाले हैं जो आपको इस तरीके के पैसा कमाने के लिए प्रोत्साहित करे या कोई फॉर्मूला बताए, ना मुझे आता है ना मैं बताऊंगा। तो मुझे लगता है अगर लोग उस तरीके का कोई जवाब ढूंढ रहे हैं तो उनको तो साइन ऑफ कर देना चाहिए। क्या भारत अगले 10 सालों में करोड़पतियों का देश बनेगा? इसके पीछे की अर्थव्यवस्था पर क्या कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय अश्मिता एक शाइनिंग स्टार है। हम 8.2% जीडीपी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, हाल के जो नंबर्स आए। दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है, मैं और मेरी टीम दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को ट्रैक करती है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। मैं दिन में 5 से 6 इंटरैक्शंस मीडिया पर करता हूँ, टेलीविजन पर, रेडियो पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। मेरी अपनी किताब भी आ रही है अगले महीने, वो तो खैर पर्सनल फाइनेंस पर है। तो दुनिया की जो आर्थिक विकास दर है वो मात्र 2.5% है। हमारी 8.2 तो पिछले क्वार्टर की आई, शायद अगले क्वार्टर में थोड़ी कम आए। मैं मान लेता हूँ 7-7.5%।
तो हम दुनिया से करीब करीब 3 गुना ज्यादा रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। पहली बात तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आने वाला दशक है 2025 से लेकर 2035 तक, ये भारत का है। जैसे पहले एक दशक था वो चाइना का था, 2 दशक चाइना के थे, उससे पहले इंग्लैंड का बोलबाला था, कहते थे अंग्रेजों का सूर्य नहीं डूबता है, 70 से ज्यादा देशों पर उनका राज था। अमेरिका का दशक रहा पीछे बहुत। आने वाला जो दशक है वो भारत का मुझे दिख रहा है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई मंदी आती है, जो कि मुझे लग रहा है 2026 में वैश्विक स्तर पर शायद एक मंदी की आहट सुनाई दे रही है, रिसेशन जिसको हम कहते हैं, अगर वो आती है तो कुछ हद तक उसका भारत पर असर पड़ेगा, उसकी आंच जिसको बोलते हैं वो आएगी, पर इतनी नहीं आएगी कि हम मंदी में चले जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है भारत एक शाइनिंग स्टार है और मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मैं देशभक्त हूं और मैं अर्थशास्त्र को भी स्टडी करता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं देशभक्त हूं, क्योंकि मेरे पास ये आंकड़े हैं, मेरे पास बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं अश्मिता, और मेरे पास बहुत सारे आर्थिक पैमाने हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत एक बहुत यंग युवा देश है। 65% आबादी हमारी 35 साल से कम की है। तो ऐसे युवा देश में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और हमारी जो सरकार है, मैं राजनीति से नहीं आता हूँ, कुछ लोग कह सकते हैं ये अंधभक्त है, मोदी भक्त है, लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट कर देते हैं, उनकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। पर मुझे लगता है अगर 11 साल से एक स्टेबल गवर्नमेंट है इस देश में और वो लगातार रिफॉर्म्स पे काम कर रही है, लोगों का जीवन स्तर उठाना चाहती है, एक अच्छे इंटेंट से काम कर रही है, तो ऐसे में देश की तरक्की अनिवार्य हो जाती है, वो होके ही रहेगी। और अगले 10 साल भारत के हैं। जी हाँ, आपके सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, आपको ज़्यादा करोड़पति आने वाले सालों में बनते दिखाई देंगे बाकी की दुनिया के तुलना में। 2026 में ज़्यादा कुछ बदलाव है या नहीं है? 2026 में वैश्विक मंदी, जैसे मैंने कहा, उसकी कुछ सुगबुगाहट, उसकी आहट, उसके ट्रेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और अमेरिका उसका मुख्य कारण बन सकता है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में तो हम क्या कहें क्या ना कहें, दुनिया जानती है उनको, और अजीबोगरीब उनके निर्णय होते हैं। अभी उन्होंने टैरिफ लगाया है, कभी वो कुछ करते हैं और अमेरिका अपने आप को उनकी नीतियों के जरिए अलग थलग कर रहा है बाकी की दुनिया से। हम नक्शे पर बचपन से ज्योग्राफी पढ़ते थे तो अमेरिका को अलग देखते ही थे। थोड़ा देखिए, बाकी का जो दुनिया है वो गुथी हुई है, आपस में कनेक्टेड है। ऑस्ट्रेलिया छोड़ देते हैं, पर आप सड़क के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ एक देश जापान वगैरह छोड़ दें, पर अमेरिका तो बिल्कुल ही अटलांटिक ओशन के उस पार है। तो ज्योग्राफिकली तो वो अलग था ही था। अब मुझे लग रहा है वो आर्थिक तौर पर, सोशल तौर पर, कल्चरल तौर पर भी अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मोनोलेटरलिज्म जिसको हम कहते हैं, कभी वो टैरिफ लगा देते हैं, कभी इमिग्रेशन रोक देते हैं, अपने आप को मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगर अमेरिका इस प्रकार की नीतियां चलाता रहा तो $38 ट्रिलियन का अश्मिता अमेरिका के ऊपर इस समय कर्ज है। $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और $38 ट्रिलियन का उनके ऊपर कर्ज है। तो बहुत ही सेंसिटिव हालात हैं आर्थिक तौर पर। अमेरिका में नया निवेश आ नहीं रहा है, उस रफ्तार से नौकरियां नहीं बन रही हैं। बहुत सारे छोटे बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस आप अगर गूगल करके देखेंगे, वहाँ पर दिवालिया निकलने की कगार पर हैं। हालांकि इस बात को बहुत ज़्यादा सरफेस पर लाया नहीं जा रहा है क्योंकि वहाँ साख का प्रश्न उठता है कि अगर इस तरीके से चीज़ें बताई गई, पर क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था, कहते हैं कि अमेरिका छींक मारता है, जुकाम दुनिया को लग जाता है, ये कहा जाता है। तो अगर अमेरिका से मंदी शुरू हुई तो यूरोप तक आएगी। और अभी तो कल ट्रम्प साहब ने अपने आप को नेटो से भी अलग करने का संकेत दिया है। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका और यूरोप मिलके एक बहुत बड़ी मिलिट्री शक्ति है, जिसकी वजह से रशिया आज तक इतना एक्शन नहीं ले पाया। तो ट्रम्प साहब ने तो उससे भी अलग, कभी वो WHO से अलग हो जाते हैं, कभी वो WTO से अलग हो जाते हैं, कभी वो क्लाइमेट से अपना नाम खींच लेते हैं, कभी वो G20 अटेंड नहीं करते। तो ये जो अमेरिका अपने आप को अलग थलग कर रहा है बाकी की दुनिया से, अब वो समझते हैं कि हम तो बादशाह हैं, हम तो सुप्रीम हैं, हमारी टक्कर में कौन है। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर डिप्लोमेसी अच्छी नहीं है, ये दुनिया भर को नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिका खुद को तो नुकसान पहुंचाएगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मुझे लग रहा है इस प्रकार की नीति कुछ मुझे नजर आ रही है। अगर ये आर्थिक मंदी आती है, हालांकि मैं यहाँ अश्मिता ये बोलना चाहूँगा कि मैं इस भविष्यवाणी को गलत होता देखना चाहूँगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल भी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहता दुनिया के किसी भी व्यक्ति की नौकरी जाए, कोई बिजनेस बंद हो जाए। तो ये भविष्यवाणी मैं चाहूँगा कि मेरी गलत निकले
और अगर गलत निकली तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ज़्यादातर लोग भविष्यवाणी सत्य होती है तो खुश होते हैं, बट फॉर ए चेंज मैं चाहता हूँ कि भविष्यवाणी मेरी गलत निकले, पर संकेत इस प्रकार के मिल रहे हैं, करें क्या? सही बात है सर। आज की डेट में 20 साल और 30 साल की उम्र में सबसे स्मार्ट निवेश क्या है? म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर बिजनेस? म्यूचुअल फंड, स्टॉक, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं पहले, हम दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं अश्मिता, एक पैसिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपने जो 3 नाम बोले उसमें 2 तो पैसिव इन्वेस्टमेंट है। पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप निवेश करके और आप अपना बाकी का काम करते रहते हैं। आपने म्यूचुअल फंड्स में किया, शेयर्स में किया, गोल्ड में किया, सिल्वर में किया, रियल एस्टेट में किया, एफडी में किया, आप इन्वेस्ट करके आपका भी पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होगा, आपके हस्बैंड का भी होगा, और तो वो आप अपना काम करते रहते हैं निवेश करके। इसको हम पैसिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पड़ा, अपना काम कर रही है, आप अपना काम करें। जो तीसरा आपने नाम लिया, बिजनेस, तो वो बिजनेस को मैं थोड़ा सा खोल देता हूं। ये एक नया संसाधन है इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, वो आपने इसका नाम लिया, मैंने इसको बाद के लिए बचा के रखा था। इसको हम स्टार्टअप्स बोलते हैं। तो अगर आप या तो अपना स्टार्टअप कोई खोल लें, जैसे आप अपनी पॉडकास्ट चला रही हैं, आप अपना मीडिया पे प्रेजेंस बनाया हुआ है आपने, तो इसको हम एक स्टार्टअप बोल लेते हैं। या फिर आप किसी और के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पर, उनको हमने ये सलाह दी थी और उन्होंने वाकई ये किया। और मैं ये उदाहरण यहाँ देना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को ये प्रेरित करेगा, और प्रेरित नहीं करेगा तो कम से कम आइडिया ज़रूर देगा। उनके पास 10 करोड़ रुपया था। उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि 10 करोड़ है, फिर दोस्त थे मेरे, तो कि मैंने कहा आप ऐसा करिए, आप इसको स्टार्टअप्स में लगाइए। अब ये कोई निवेश की सलाह तो नहीं थी, तो उनको मैंने कहा आप स्टार्टअप, कहते हैं मैं ढूंढूं कहाँ से। मैंने कहा भाई एक ध्यान रखिएगा, 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। यार तुम अजीब आदमी हो, मुझे कह रहे हो 10 करोड़ रुपया स्टार्टअप में लगाइए, साथ में ये कह रहे हो कि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। पर बहुत अजीज मित्र थे, कहते हैं तुम्हारी बात को मैं टालूंगा नहीं, मैं काम तो ये करूंगा जरूर। उन्होंने वाकई ही अगले 3 महीने में अश्मिता 10 स्टार्टअप्स, बहुत मेहनत से ढूंढने पड़ते हैं स्टार्टअप्स, तो आपको गली गली मिलेंगे। यंग, कुछ कॉलेज से पास आउट थे, उसमें लगाया, कुछ कंपनी से जॉब छोड़ के आए हुए थे, उसमें लगाया, कुछ आपके जैसे थे, कुछ टाइम काम किया, फिर उसके बाद अपना काम शुरू किया, कुछ ऐसे थे, कुछ बहुत एस्टैब्लिश थे, उसमें लगाया। 10 मैंने उनको 4-5 महीने बाद मिला, उन्होंने कहा मैंने 10 करोड़ रुपए 10 अलग अलग जगह लगा दिए। इस बात को करीब 4-5 साल हो चुके हैं। अब उन्होंने पैसे लगा दिए। अब मैं उनसे 2 साल बाद फिर मिला, तो मिलता तो मैं रहता था, पर इस बारे में चर्चा नहीं करता था, क्योंकि मुझे डर था कि मैंने कह रखा कि 10 में से 9 डूबेंगे। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या हाल चाल है आपके। जब 2 साल बीत गए, मुझे पता था कि उतना टाइम अब बीत चुका है। उन्होंने कहा वही बात हुई, 9 करोड़ तो डूब चुके हैं। जो मैंने यंग में लगाया था, उन्होंने पैसा फूक फाक के बराबर कर दिया, जो उसमें लगाया था वो डूब गया। अलग अलग कारण थे। वो जो 1 करोड़ था, वो अब 70 करोड़ बन चुका था। तो ये स्टार्टअप्स की, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा यार, मैंने कहा मुझे तो इस बात का मालूम था कि वो एक जो क्लिक कर जाएगा। तो मैंने कहा अब आपको 9 का अफसोस है? कहते अब अफसोस नहीं है। मैंने कहा तो मुझे तो पहले ही पता था कि 9 का अफसोस मत करेगा, कोई एक क्लिक कर जाएगा और वो आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बना देगा। और आज वो 70 करोड़, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज वो शायद 100 से ऊपर है, और उस स्टार्टअप के बहुत अच्छे स्टेक होल्डर हैं। और अब वो एग्जिट, इसको हम बोलते हैं एग्जिट, अब वो एग्जिट करने की सोच रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट बुक करके अब वो निकल के बाहर जाने की सोच रहे हैं। तो बिजनेस जब आपने कहा, तो मैं उसको मैंने टर्म चेंज करके स्टार्टअप कर दिया। तो आप अगर स्टार्टअप्स अच्छे ढूंढिए, बहुत रिसर्च करिए, लेग वर्क करिए, उनके बैकग्राउंड का पता करिए। जब भी किसी बिजनेस में निवेश करना होता है ना, या कहीं भी शेयर में निवेश करना हो, तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ अश्मिता, और आपके चैनल पे भी मुझे देते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा। शादी करते हैं ना लड़का लड़की, अरेंज मैरिज, मैं लव मैरिज की बात नहीं करता। लव मैरिज में तो आंख पे पट्टी बांध के कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ तो इमोशन से होता है। पर जब अरेंज मैरिज होती है, तो आप क्या देखते हैं? लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, परिवार कैसा है, बैंक बैलेंस कैसा है, भाई बहन कितने हैं, इनकी समाज में कुछ इज्जत है कि ये बदनाम है, आगे इनका भविष्य कैसा है, पढ़ाई लिखाई कितनी करिए, देखते हैं ना ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ऐसा ही कुछ निवेश करते टाइम करें, तो आप कभी गलत नहीं होंगे। यानी कि प्रमोटर कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका भविष्य कैसा है, उन्होंने प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं, वो कहीं समाज में बदनाम तो नहीं है, कहीं उन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है,
आप समझ रहे हैं? अगर आप ये सारी मेहनत जो आप शादी करते टाइम इंक्वायरी करते हैं, अगर आप ये इंक्वायरी निवेश करते टाइम इसी प्रकार, ये तो नहीं मैं कहता कि शादी वाली इंक्वायरी, तरीका वही रहना चाहिए, करते हैं तो आपका निवेश गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो करिए स्टार्टअप में, बिजनेस में इन्वेस्ट, परंतु उसके लिए बहुत मेहनत करिए। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, उतना ही उसके फेलियर का चांस, अश्मिता, कम हो जाता है। भारत का आम आदमी किस इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है? ऐसा कोई एक इन्वेस्टमेंट का नाम तो नहीं ले दिया जा सकता, पर अगर आप एक बैलेंस्ड व्यू लेके चल रहे हैं लंबे वक्त के लिए, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ क्या है, पहले ही समझ लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ, मुझे बताइएगा आप यही समझ रही हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है कि आप जब 40-45 के हो जाते हैं, तो जो आप कमाते थे उससे पहले 2 लाख, 1 लाख, 50,000, जो भी आपकी जरूरत के हिसाब से 4 लाख, 5 लाख जो कमाते थे, वो आपको स्वतः आने लग जाए। और अपना, जिसको फायर जो मैंने कहा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, कि भाई अब मैं रिटायर हो जाऊं 40-45 के बाद, और मुझे कमाने, मैं ऐश करूं, घूमूं फिरूं, जो मेरी मर्जी है, पर मैंने जो कमाना है वो मुझे आता रहे। यही मानते हैं आप? इसी को मानते हैं आप? तो ये पहली बात तो आपके मंथली खर्चे कितने हैं, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जरूरत 50,000 है, कि आपकी जरूरत 1 लाख है, कि आपकी जरूरत 1.5 लाख। पहले तो आप ये कर लीजिए कि आपको कितना चाहिए, और इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करिए, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है। तो आज आपका 1 लाख में गुजारा होता है, अगले साल हो सकता है 1.25 लाख चाहिए हो, या 1,10,000 चाहिए हो। तो अपनी एज के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से पहले अपनी ज़रूरतों को मेजर कर लीजिए। हालांकि ज़रूरतें कभी कम नहीं होती, बढ़ती जाती है, ये भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। आज आपको लग रहा है कि आपका 1.5 लाख से गुजारा हो जाएगा, जब 1.5 लाख आने लग जाएंगे ना, आपकी ज़रूरतें 2 लाख तक पहुंच जाएंगी। ये लोग भूल जाते हैं। पर चलिए हम मान लेते हैं कि एक लेवल पे आके आप रुक गए, तो आप इतना अमाउंट, उसको हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि 1.5 लाख अगर मान लीजिए किसी अमाउंट का 10% है, तो हम उससे फिर 10 गुना ज्यादा आपको निवेश करना पड़ेगा, जिसमें 10% रिटर्न आए, जिससे कि आपको वो पैसा आता रहे। तो ये तरीका होता है उसको कैलकुलेट करने का। तो इसको हम रिवर्स कैलकुलेशन कहते हैं। पहले अपनी जरूरत निकाल लीजिए, उसको फिर मल्टीप्लाई करके, मान लीजिए आपको 10% 1.5 लाख आ रहा है, तो इसका 10% 1.5 लाख का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 1.5 करोड़ रुपए हो गई। अगर 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ आपको नहीं देगा, उसके लिए 12% चाहिए। मान लीजिए 12% रिटर्न आ रहा है, तो 1.5 करोड़ रुपए आपको 1.5 लाख रुपए महीना 12% के हिसाब से देता रहेगा। तो ये एक कैलकुलेशन करी जाती है। पर इसमें अश्मिता दिक्कत यह है कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग हैं, हर किसी की खर्च करने का तरीका अलग अलग है, हर किसी की चाहत अलग है, हर किसी की जो एस्पिरेशंस हैं वो अलग। जैसा मैंने कहा ना, आज आपको लग रहा है कि अगर मुझे 1.5 लाख, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं 1.5 लाख आ रहा है बस हमारे लिए काफ़ी है। जब आने लगता है ना, तो आप देखिएगा वो कहते हैं यार कहाँ गुजारा हो नहीं पा रहा है इसमें। तो वो आपको फिर थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि आप कहाँ जाके रुकते हैं। पर दिल है कि मानता नहीं, दिल मांगे मोर। हाँ, दिल मांगे मोर, और दिल मानता भी नहीं। उस अमाउंट पे मानने को तैयार नहीं होता कि भाई इस अमाउंट को हम लेके चले थे तो अब यहीं रुक जाएं, तब तक जरूरतें जिंदगी की बढ़ जाती है। जी सर, क्या एफडी और आरडी अब अमीर बनने वाले ऑप्शन नहीं है? आरडी कुछ हद तक हो सकता है, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट होता है, उसमें जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, एक जिसको हम कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब होता है आपके ब्याज के ऊपर जो ब्याज आ रहा है, फिर उस ब्याज के ऊपर जो ब्याज आ रहा है, तो उसको हम कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो वो रिकरिंग डिपॉजिट में ज्यादा दिखाई देता है। एफडी में कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना नहीं होता है। मतलब आपने एफडी करी मान लीजिए 1 लाख की, और उस पर आपको 7,000 रुपये साल का ब्याज मिला, फिर आपने अगले साल 1,07,000 किया, होता है। पर रिकरिंग डिपॉजिट पे, क्योंकि आप रिकरिंग डिपॉजिट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मान लीजिए मंथली आप कर रहे हैं, तो उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो आरडी उस लक्ष्य के ज्यादा नजदीक है, एफडी थोड़ी सी उससे दूर है। ओके सर, भारत में कमाई कम या इन्वेस्टमेंट के मौके कम है सर? नहीं, इससे मैं सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि भारत जैसी अर्थव्यवस्था में अगर कमाई के मौके नहीं है, तो मुझे लगता है दुनिया में कहीं नहीं है। 145 करोड़ की हमारी आबादी है अश्मिता, और हमारी मिडिल क्लास इस वक्त मेरे अनुमान के हिसाब से 65 से 70 करोड़ है। 40-45 करोड़ की तो जो टिपिकल मिडिल क्लास है, उसके अलावा 20-25 करोड़ न्यू मिडिल क्लास, जो नए लोग जुड़े हैं, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर हुए, जिनका जीवन का स्तर सुधरा है। ऐसा मैं ये नहीं कहता उनका बैंक बैलेंस बहुत हो गया, पर उनको उनकी लिविंग कंडीशंस, उनको एजुकेशन, हेल्थ में थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ है। तो 65-70 करोड़ की आबादी मिडिल क्लास की जिस देश में हो, वहाँ अगर हम कहें कि कमाई के मौके कम है, तो ये तो उचित नहीं रहेगा। अमेरिका से आबादी
डबल आबादी की तो हमारी मिडिल क्लास है। तो भारत में ना कमाई के मौके कम हैं, ना इन्वेस्टमेंट के मौके कम हैं, बल्कि बाकी की दुनिया से हमारे यहाँ ये मौके ज़्यादा हैं। भारत में सोना चांदी का सर भविष्य कैसा होने वाला है, कैसा दिख रहा है आपको? उज्ज्वल दिखाई देता है, सोने और चांदी की चमक की तरह दिखाई देता है, क्योंकि अश्मिता, जिन कारणों से सोना और चांदी ऊपर जा रहा है उन कारणों का मैं जल्दी से जिक्र कर देता हूँ। वैसे तो आजकल आप सोशल मीडिया खोलें तो ना जाने मेरे ही आपको कितने पॉडकास्ट मिलेंगे सोने चांदी के ऊपर, और लोग बड़ा कुछ सोना चांदी पे बोल रहे हैं। पर क्योंकि आपसे आज पहली बार बात हो रही है तो मैं सेंट्रल बैंक्स ने दुनिया के सोना चांदी बहुत खरीदा है। क्यों खरीदा है? क्योंकि उनका निवेश अमेरिकन ट्रेजरी में था। आज तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बहुत विश्वास था जब तक ट्रम्प साहब नहीं आए थे। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, आपके फॉलोअर्स के लिए बता दूं, $1 ट्रिलियन 90 लाख करोड़ रुपए का होता है। 90 लाख करोड़ रुपए के बराबर $1 ट्रिलियन है। कई ट्रिलियन डॉलर देशों ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया हुआ था ट्रेजरी में। जब से ट्रम्प साहब आए और उन्होंने ये जो कुछ किया, जितना भी किया, जो भी किया, उसकी वजह से थोड़ा सा विश्वास देशों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अश्मिता कम हो गया। तो उन्होंने क्या किया? पैसा निकालना शुरू किया। उस पैसे को निकाल के उन्होंने सोने चांदी में लगा दिया, क्योंकि सोना चांदी एक नेक्स्ट बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यू था डॉलर के बाद। तो डॉलर पे से विश्वास कम होने लग गया और बाकी करेंसीज के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है। भारतीय रुपए के खिलाफ तो भले ही डॉलर 90 रुपए क्रॉस कर गया है, पर जापानीज येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, ये जो 4 मुख्य करेंसी हैं, इनके मुकाबले में डॉलर 10% कमजोर हुआ है पिछले 50 साल में, सबसे ज्यादा। तो लोगों का विश्वास कम हुआ तो उन्होंने सोने चांदी में लगाया। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ी, रशिया यूक्रेन वॉर है, जापान चाइना में टेंशन है, और ट्रम्प साहब ने जो लड़ाई रुकवाने का दावा किया था, रवांडा कॉन्गो का, वो लड़ाई फिर से शुरू हो गई कल। थाईलैंड कंबोडिया की उन्होंने लड़ाई रुकवाई, वो भी शुरू हो गई। मिडल ईस्ट में इसराइल ने अब लेबनान पे हिजबुल्ला पे हमले शुरू कर दिए हैं, वो भी कोई खास मुझे वहाँ शांति नहीं नजर आ रही। अफगानिस्तान पाकिस्तान में टेंशन लगातार बनी हुई। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, ये सोने चांदी को ऊपर ले जाती है। सोने चांदी को ये पसंद है, सोने चांदी को अशांति पसंद है, अस्थिरता पसंद है, अनिश्चितता पसंद है। ये सोना चांदी के दोस्त हैं। अब ये दोस्त उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो इसलिए जो है वो बढ़ रही है। और जियो इकोनॉमिक टेंशन, डॉलर का कमजोर होना, ट्रम्प साहब का टैरिफ लगाना, तो अभी ये सब चीजें जब बनी हुई हैं तो ऐसा लग रहा है कि सोना चांदी लॉन्ग टर्म में, अगर आप लंबे वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं तो आपको बहुत मौका। अब भारत में एक समस्या छोटी सी है सोने चांदी की, कि लोग जेवरात में निवेश करते हैं। तो मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि जेवरात में निवेश नहीं करना चाहिए। जेवरात को उसको 2 हिस्से में बांट देना चाहिए। एक ऑर्नामेंटल वैल्यू जो आप जेवरात बनवाते हैं, और एक निवेश वैल्यू। पहले ज़माने में क्या होता था कि निवेश ही जेवरात में किया जाता था। आपके जो घर में बड़े बूढ़े होंगे, देखिएगा उनके कोई हार पड़े होंगे, उनके बेटी को बहू को आगे दे दिया जाता है, ले बेटी तेरे मुसीबत में ये काम आएगा। बेटी को जेवर बना के देने हैं, बहू को जेवर बनाते हैं, माता जी के लिए बनवाने हैं, बहन के लिए बनवाने हैं, जो भी करना है, तो वो मुसीबत के लिए बनाए जाते थे। तो अब मुझे लग रहा है मुसीबत के लिए ETFs हैं, गोल्ड बार्स हैं, कॉइन्स हैं। जेवरात को और निवेश को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेवरात में आपके मेकिंग चार्जेस चले जाते हैं, जेवरात में इम्प्योरिटीज होती हैं। इसीलिए बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स ने लो कैरेट ज्वेलरी बनानी शुरू कर दी है, 9 कैरेट की, 14 कैरेट की, 18 कैरेट की। तो अगर आपको शादी ब्याह में पहनना है, किसी इवेंट में पहनना है, तो आप लो कैरेटेज ज्वेलरी बनवाइए, रील्स बनवाइए, फोटो खिंचवाइए। कोई नहीं पूछता है अश्मिता कि आपने कितने कैरेट की चेन पहनी हुई है। कोई ये तहजीब के खिलाफ माना जाता है कि कोई आपसे पूछे, मैडम जरा बताना कि ये 22 कैरेट का है कि ये 9 कैरेट का है। तो उसको दोनों को अलग करके रखना चाहिए, और निवेश ज्वेलरी में नहीं करना चाहिए। तो भारत में थोड़ी समस्या, पर धीरे धीरे अब लोगों को, जैसे जैसे लोग आपके और हमारी पॉडकास्ट जैसी और पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ज्वेलरी को अलग रखना चाहिए और निवेश को अलग रखना चाहिए। पर सोने चांदी में भारत में ऐसा माना जाता है अश्मिता कि भारतीय घरों में करीब करीब मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट थी, या JP मॉर्गन की थी, कि 30,000 टन सोना भारतीय घरों में है। अलग अलग जगह रखा हुआ है, लॉकर्स में, मंदिर के पीछे, गद्दे के नीचे, और गेहूं के कनस्तर में एक जगह तो मुझे पता लगा उन्होंने गेहूं के 10 किलो गेहूं थी, नीचे उसके अंदर एक हार रखा हुआ था। छुपाने की अपनी अपनी सेफ्टी के लिए जगह है जो पुराने लोग रखते थे। तो इतना सोना लोगों ने अपने पास रखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है आर्थिक तौर पर भले ही कितना ही गरीब घर हो, पर उसके पास कुछ ना कुछ सोने का ज़रूर होगा, जो उसका सबसे बड़ा निवेश होगा या संभाल के रखा होगा। तो भारत में तो सोने चांदी का भविष्य उज्ज्वल है। भारत 99% अपनी ज़रूरत इम्पोर्ट करता है, और सबसे बड़ा कंज्यूमर में से एक है भारत सोने और चांदी का।
सर, सिल्वर को पुअर मैन्स गोल्ड कहा जाता है, क्या ये आने वाला मल्टी बैगर साबित होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सिल्वर की निवेश तो है ही है और गोल्ड के मुकाबले सस्ता है। इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत है। इसको सोलर बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो सिल्वर 9 मिनट में माइन होता है वो 6 मिनट में कंज्यूम हो जाता है। और करीब 35,000 टन साल की सिल्वर की ज़रूरत है, उसमें से कुल 25,000 टन सिल्वर निकाला जाता है खानों में से। तो सिल्वर की शॉर्टेज है और सिल्वर निवेश के लिए भी, कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सोने की चांदी हो रही है, चांदी नया सोना बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी। सर, डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड किसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित होने वाला ये निवेश? देखिए, फिजिकल गोल्ड अगर आपके पास रखने की जगह है, सुरक्षित जगह है, तो फिजिकल गोल्ड अच्छा है। पर अगर आपके पास रखने की जगह नहीं है तो फिर ETF, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, वो मुझे लगता है सबसे अच्छा ऑप्शन है। डिजिटल गोल्ड कुछ प्लेटफॉर्म्स चलाते हैं, उसमें इस पीछे सेबी की वार्निंग भी आई थी कि हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है अगर आपका पैसा डूब जाता है। उसमें थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, पर ETFs मुझे लगता है सबसे अच्छा है। और फिजिकल गोल्ड में आप गोल्ड बार्स और कॉइन्स पे यकीन रखिए, जो ब्रांडेड हैं, जिन पे हॉलमार्क है, उन पे यकीन रखिए। इधर उधर से कहीं से भी सोना नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत सारे धांधलेबाजी भी इसमें होती है। तो फिजिकल गोल्ड के मुकाबले ETF ज़्यादा सेफ है। सर, एक क्वेश्चन जो कि मेरे जहन में बहुत दिन से था, मैंने सोचा कि आम लोगों के लिए भी क्वेश्चन है ये कि कोविड के दौर में जब हम फ्लैट्स लेते थे, घर लेते थे, तो उस समय 50 के रेट में 50 लाख के आसपास घर मिल जाया करते थे। लेकिन जैसे गुड़गांव जैसे शहर में या नोएडा जैसे शहर में, उन्हीं घरों की रेट जो है अब बहुत करोड़ों तक पहुँच चुकी है। गुड़गांव में तो 100 करोड़ में भी मिल रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये बबल है, कभी भी फूट सकता है, क्या कहते हैं आप? देखिए, जो अल्ट्रा लग्जरी सेक्शन है, अल्ट्रा लग्जरी का मतलब होता है, आपने जो 100 करोड़ के घर की बात करी, वो 100 करोड़ 200 करोड़ के भी घर बिके हैं, वो सेक्शन, वो तो लीग अलग है बिल्कुल। वो पर उनके वो गिने चुने लोग हैं। ऐसा माना जाता है जो 100-200 करोड़ के घर गुड़गांव में जो डेवलपर्स बेच रहे हैं, बाय इन्विटेशन बेच रहे हैं। यानी कि आप घर लेने नहीं जा सकते, वो कंपनी आपको छांट के ढूंढ के और आपके पास आएगी, आपको कहेगी कि आप ये घर लीजिए और आपकी पूरी KYC करेगी। तो उसको हम छोड़ देते हैं। पर क्योंकि मांग इतनी बड़ी है कोविड के बाद से, अश्मिता, कि वो घरों की प्राइस बढ़ गई। पर अब जैसे जैसे सप्लाई बहुत आ रही है, अब मुझे लगता है वो अपनी पीक पर पहुंच चुका है। अब रियल एस्टेट मार्केट उस रफ्तार से ऊपर नहीं जा रहा है जिस रफ्तार से 2020 और 2024 या 25 के शुरू तक गया था। अब थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन देखा जा रहा है। तो इसलिए जिन्होंने घर लेना, ये ठीक है कि कीमत पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है, नीचे तो नहीं जा रही अभी, पर अगर लगातार ये सप्लाई आती रही और मांग में कमी आती रही तो आपको थोड़ा सा करेक्शन भी होता दिखाई दे सकता है। एक्चुअली रियल एस्टेट के बारे में जब बात की जाती है अश्मिता, 2-3 चीजें होती हैं। पहले तो आप किस शहर की बात कर रहे हैं, किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, आप अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, या आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, या आप लग्जरी की बात कर रहे हैं, या आप अल्ट्रा लग्जरी की बात कर रहे हैं। 3-4 कैटेगरीज हैं। तो हर कैटेगरी में चाल अलग है और हर शहर में चाल अलग है। ऐसी जगह भी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में है जहां पर अब कोई ग्रोथ नहीं है, और कुछ ऐसी Tier 2, Tier 3 सिटीज हैं जहां बहुत तेज रफ्तार से आज भी प्रॉपर्टी भाग रही है। तो इसके लिए कोई हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बना सकते हैं। आप जब किसी जगह का नाम लें, किस वर्ग का नाम लें, तो मैं स्पेसिफिक कमेंट कर पाऊंगा कि अभी वहां पर ऊपर जाएगी नहीं जाएगी। पर यह सच है जो आपने कहा कि जो प्रॉपर्टी 2020 में सस्ती थी आज वो महंगी हो चुकी है। इतना नीचे तो नहीं जाएगी, वापस 50 लाख पे तो वो नहीं जाने वाली, ये तो पक्का है। पर इसमें ठहराव आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मैंने अभी घर की बात की, तो सर ये बताइए कि घरों पे निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना उचित है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जिनके पास एक छत नहीं है तो वो सोचते हैं कि हम जहाँ रहते एक छत हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 घर, 2 घर, 3 घर ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो क्या घरों पर इन्वेस्ट करना उचित रहेगा, सही रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। 2 चीजों पर ये निर्भर करता है। आपने दूसरे तीसरे घर की बात करी, मैं उन्हीं की बात करूंगा कि एक घर तो आपको चाहिए, वो तो आप निवेश क्या, उसमें तो आप रह ही रहे हैं, तो उसमें निवेश क्या, वो तो आपको, आपकी नोशन अगर बढ़ भी गई वैल्यू तो आप उसमें रह रहे हैं तो आपको रहना है, आप थोड़ा ना उसको रोज रोज बेचते रहेंगे। दूसरे तीसरे घर की जहां तक बात है, तभी निवेश करना चाहिए अगर वहां पर प्राइस बढ़ने का पूरा चांस हो। और प्रॉपर्टी लेते टाइम अश्विता, लेग वर्क करना बहुत जरूरी है।
मुझे लगता है प्रॉपर्टी जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए। आपको 2-3 महीने बार बार उस जगह पे जाना चाहिए, ब्रोकर से बात करनी चाहिए, वहाँ अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे मिलना चाहिए, कोई जान पहचान निकालनी चाहिए, वहाँ अस्पताल है कि नहीं, वहाँ स्कूल है कि नहीं, वहाँ पर मार्केट है कि नहीं, ग्रीनरी है कि नहीं, सड़कें कैसी है, पानी कैसा आता है, बिजली आती है कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, मेट्रो पास में है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब आप देख के लेंगे तब वो घर की बढ़ने की चांस है, और कितने लोग उस तरफ भाग रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको इस तरफ इशारा कर देंगी कि यहाँ पर, क्योंकि आपने निवेश की बात करी, निवेश का मतलब आप उसमें से कुछ रिटर्न चाह रहे हैं। और दूसरा, मान लीजिए आप उसको रेंट पर चढ़ाना चाहते हैं, तो जो एवरेज रेंटल रिटर्न है, ROI जिसको हम कहते हैं, वो प्रॉपर्टी पे मात्र 2 से 5% के बीच में होता है। यानी कि सेविंग्स अकाउंट के बराबर प्रॉपर्टी पर रेंटल रिटर्न आता है। तो प्रॉपर्टी पर रेंटल रिटर्न के लिए आप दूसरी प्रॉपर्टी ले लें, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अच्छा बहुत लगता है, अरे भैया तुम्हारे, अब अच्छा लगता है आज दूसरा मकान हमारे पास है, अरे भैया तुम्हारे पास तो 2-2 मकान है, सुनने में अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी देती है, हमारे पास 2 प्रॉपर्टी हैं, 3 प्रॉपर्टी हैं। पर ये भी तो देखिए कि आपको वो रिटर्न कितना दे रही है। तो अगर उसकी कैपिटल वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो खाली किराए पे देने के लिए आपको दूसरी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किराए का रिटर्न 2 से 5% है। तो वो तो कुछ भी नहीं है, इतना तो आपका सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा। और साथ में प्रॉपर्टी, अश्मिता, इतनी लिक्विड नहीं है, यानी कि अगर आपको पैसा कल को निकालना पड़ा तो प्रॉपर्टी इतनी जल्दी बिकने वाली नहीं है। वो कई बार आपको 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक टंगे रह सकते हैं आप। तो फिर क्या करें, आपको तो पैसा आज चाहिए और आपके पैसे वहाँ फंस गए हैं, कोई लेने वाला नहीं है, हो सकता है आपको कम पे भी बेचनी पड़ जाए। तो इसलिए प्रॉपर्टी को निवेश के रूप में बहुत ही ठोक बजाकर, समझ कर, रिसर्च कर, लेग वर्क कर, मैंने देखा है लोग प्रॉपर्टी कहाँ सुनी में ले रहे थे, दोस्त ने बुक कराई, चलो मैं भी बुक करा दूँ, उसने लिया, अरे मैं भी ले लूँ। पर आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए। मैं प्रॉपर्टी जो लेते हैं उनको कहता हूँ, आप 3 महीने लेने से पहले रिसर्च करते रहिए, चक्कर मारते रहिए उस जगह के, बार बार जाइए वहाँ पर, लोगों से मिलिए, जितने रास्ते हैं वहाँ जाने के सब रास्तों से जाइए। और अड़ोस पड़ोस में नहीं भी आप किसी को जानते, उसके घर में घुस जाइए, हमें आपके साथ चाय पीनी है, हम यहाँ देखने आए थे, हमें आपसे बात करनी है। आपको प्रॉपर्टी के बारे में नई नई चीज़ें पता लगेंगी, तब जाके प्रॉपर्टी। और कितने लोग चेस कर रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग उसको चेस कर रहे हैं तब कीमत बढ़ने का चांस है, अश्मिता। वरना इतनी आसानी से प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन, और इतनी जल्दी भी नहीं होता है, 2-3 साल 4 साल में होता है। तो इसलिए खाली किराए के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। क्या 2025 से लेकर 2030 रियल एस्टेट का गोल्डन पीरियड है? जनरली तो नहीं लगता है, क्योंकि गोल्डन पीरियड मुझे लगता है रियल एस्टेट का 2020 से 2025 तक था, अब नहीं है, वो हो चुका है। तो अब प्रॉपर्टी कहीं अपनी पीक पर पहुंच रही है, कहीं कहीं पहुंच चुकी है, और कहीं कहीं तो उससे आगे थोड़ी सी नीचे की तरफ भी चल चुकी है। तो ऐसा मुझे नज़र नहीं, क्योंकि हुआ क्या कि सप्लाई इतनी आ गई। आप देखिए ना, आप अखबार खोल कर देखें, कोई भी कहीं भी आप गुजरें, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे, ये अपार्टमेंट, वो नई नई ये एमेनिटीज़ आ रही हैं, कोई आपको ग्रीनरी के सपने दिखाएगा, कोई स्विमिंग पूल के सपने दिखाएगा, कोई एक्सप्रेस वे पास होने के सपने दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा। तो इतनी ज़्यादा सप्लाई आ गई है कि उसको एब्जॉर्ब होते होते कुछ समय लगेगा। तो मुझे प्रॉपर्टी मे भी किसी किसी सिटी में हो सकता है जो आप कह रही हैं, पर जनरली ऐसा नहीं नजर आ रहा है। सर, क्या कम आय वाला व्यक्ति रियल एस्टेट में खेल कैसे बदल सकता है? रीट और इनविट, मैंने जो 2 प्रोडक्ट्स आपको शुरू में बताए थे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मात्र 10,000 रुपए से भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सुनने वाले के, जिसने ये नहीं सुना उसके कान खड़े हो जाएंगे, 10,000 रुपए में भैया कौन सी प्रॉपर्टी आती है। बिल्कुल आप ले सकते हैं। रीट और इनविट एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है प्रॉपर्टी का, छोटे पैसे से भी आप प्रॉपर्टी में घुस सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आप आए। दर्शकों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में आप ये भी बताइएगा कि अगला पॉडकास्ट आप किन के साथ चाहते हैं। अगर जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें। धन्यवाद। प्लेजर, थैंक यू।